प्रणाम। मैं एंकर डिजिटल लिविंग आज फिर से आपके सामने, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 18 जुलाई 18 दिसंबर यानी 18 दिसंबर 19 दिसंबर की पूर्व संध्या है। अब इस समय में 7 कुछ मिनट हो चुके हैं, 7:15। मैं इंतजार कर रहा था कि कार्यक्रम जो है 7 बजे के बाद, 7:12 के बाद शुरू होना चाहिए। मैं बोलना करूंगा शुरू। तो अब वो अच्छे से हो चुका है। चंद्रमा का समय शुरू हो चुका है, यानी 19 तारीख की पूर्व संध्या शुरू हो चुकी है और दूसरा प्राण चल रहा है। अगर आप नवीन समय चक्र अगर आपने देखा हो तो उसको अगर समझेंगे तो उसके हिसाब से दूसरा प्राण चल रहा है। चंद्रमा का समय शुरू हो चुका है और दूसरा प्राण चल रहा है, यानी चंद्रमा का ही समय अब मोस्ट पावरफुल, आई वुड से। चंद्रमा इस समय में सबसे ज्यादा उसकी वो हो रहती हैं कलाएं दूसरे प्राण में। तो इसका उपयोग करते हुए आज मुझे लगा कि आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिन है, क्योंकि अब से कल से 19 तारीख से सूर्य की मूवमेंट को बदलने की गति, वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप समझते हैं, सूर्य का मूवमेंट बदल जाएगा, कल से बदलना शुरू हो जाएगा और इट टेक्स अबाउट 4 days। 23 को पूरा हो जाता है, 22 की रात तक पूरा हो जाता है। इट टेक्स अबाउट 4 days। धीरे 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 इस समय में सूर्य ऐसी ऐसी एनर्जीज को रिलीज करता है जो कि अगर हम समझ लें और उपयोग करना शुरू कर दें अपने जीवन में, तो वो दे सकता है जो शायद कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ मूव करेगा तो स्टिल हो जाएगा थोड़ी सी देर के लिए, फॉर अ व्हाइल सूर्य रुक जाएगा। कैन यू इमेजिन कि सूर्य रुकता भी है? सूर्य की 2 दिशाओं में मूवमेंट होती है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ एक दिशा, और दूसरी जो है ईस्ट टू वेस्ट। मतलब चारों दिशाएं में चलता है सूरज एक साथ। राम जी को सूर्यवंशी कहा गया था, दशरथ सूर्यवंशी थे। तो दशरथ यानी उनका रथ जो है 10 दिशाओं में एक साथ युद्ध कर सकता था। दशरथ। तो सूर्य की जो ये अब जो समय शुरू हो रहा है, ये लेकर और 22 तारीख तक, 23 तारीख तक 5 दिन, 19, 20, 21, 22, 23, ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? युगलता के लिए। युगलता यानी कपलहुड। आज से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट कॉन्जलनियला जनरेशन। कॉन्जलनियला जनरेशन। कॉन्जलनियला का मतलब क्या होता है? कॉन्जलनियला का मतलब होता है वेल विशर टू ह्यूमन रेस। सो वो जनरेशन का बीज आज से, उस प्रोजेक्ट का बीज डाल दिया गया है अंडे के रूप में। आपको पता है बीज 2 तरीके से डलता है। एक अंडे के रूप में, अंडा जब पक जाता है, वो मैच्योर हो जाता है, तो उसमें से निकल कर आता है प्लांट। और एक होता है डायरेक्ट प्लांटेशन ऑफ दी फीटस, जो भी कहो उसको। तो जो मनुष्य हैं उनमें डायरेक्ट प्लांटेशन होता है, एग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बीज डायरेक्ट पौधा देता है, जबकि एग मुर्गा मुर्गी जैसे है या पक्षी है, वो ज्यादातर एग से बनते हैं। यानी पहले एग डिलीवर करती है मदर और फिर उसको पालती है, पोसती है, जो भी करती है। उसका गर्भ शरीर से बाहर होता है।
मतलब दो, ये मान लो कि एक का गर्भ शरीर से बाहर होता है और एक का गर्भ शरीर के अंदर होता है। ये दो सिस्टम है प्रकृति के द्वारा दिए हुए। तो पुरुषों, इंसानों में, मनुष्य में ये गर्भ स्त्री के अंदर दिया गया है और पक्षियों में ये गर्भ बाहर दिया गया है। फिशेज में कुछ अंदर है कुछ बाहर है, अलग अलग तरह के, हर तरह के सिस्टम है। तो वो योनि प्रधान है, योनियों के ऊपर डिपेंड करता है कौन सी योनि है, उसके ऊपर उसका तरीका गर्भ धारण का बनेगा। तो मैं उस डिटेल में जा नहीं रहा हूं, क्योंकि बहुत कार्य हुआ है कंसीवमेंट प्लानिंग पर, बहुत काम कर रहे हैं, सारी दुनिया काम कर रही है कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, और बहुत दुनिया काम कर रही है, साइंटिफिक कम्युनिटी काम कर रही है डिलीवरी जो है वो कैसे होनी चाहिए। कोई कहता है अंधेरे में होनी चाहिए, कोई कहता है पानी में होनी चाहिए, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं डिलीवरी पर। नॉर्मल होनी चाहिए, सिजेरियन होनी चाहिए, सिजेरियन की अच्छी नहीं होती है, नॉर्मल अच्छी नहीं होती है, मतलब बहुत सारे मत, बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही है उसके ऊपर। परंतु मैं हैरान हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, जो ट्रांजिशन पीरियड है, जब पेट में बच्चा जाता है और जब डिलीवर होता है पेट से, वो जो पीरियड है ट्रांजिशन पीरियड 9 महीने का कहा गया है एवरेज मनुष्य जाति में। हर योनि का अलग अलग हिसाब किताब है। तो हम लोग इंसानों की बात करेंगे क्योंकि हमें इंसानों में ही इंटरेस्ट है, बाकी चीजों में हमें इंटरेस्ट है नहीं। वो जैसे भी चलते हैं, प्रकृति ड्रिवन है तो अपने आप चलते हैं, हमें उसमें कुछ लेना देना है नहीं। तो आज से जो प्रोजेक्ट कॉन्जनियल जनरेशन का जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, उसमें हम लोग प्रेगनेंसी हैंडलिंग की बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी हैंडलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर कोई डिस्कशन, कोई चर्चा बाजार में है ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है, कोई दिशा ही नहीं है, दिशाहीन चल रहा है। वो प्रेगनेंसी पीरियड के ऊपर चर्चा है ही नहीं, और बच्चे बीमार डिलीवर हो रहे हैं। एक अश्विनी सिस्टम्स ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी, 3-4 साल 5 साल पहले की बात है। तो वो प्रोग्राम तो शुरू कर दिया गया था, प्रोग्राम तो शुरू कर दिया गया था, पर उसके ऊपर कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मतलब कोई बात नहीं होती थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे ये लोग, कुछ कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि कोई चर्चा के लिए तैयार नहीं था, इसके ऊपर कोई बातचीत करने को तैयार नहीं था। इतने टाइम से मैं आईएसबी जैसे इंस्टीट्यूट में भी गया था, जो ये है क्या कहते हैं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, टू टेल देम दैट प्रोजेक्ट्स लाइक दिस शुड बी इनिशिएटेड। अगर मैनेजमेंट के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिकॉज दैट इज द पीरियड विच हैज टू बी नीड्स टू बी मैनेज्ड। प्रेगनेंसी पीरियड इज द नीड ऑफ द सोसाइटी टू बी मैनेज्ड बेस्ट, और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है, कोई भी बात नहीं है। उन्होंने कहा था कि ये टॉपिक अच्छा है, पर हम लोगों को इसको लेने के लिए बहुत सारे फॉर्मेलिटीज हैं, वो करनी पड़ेंगी। तो आप वो फॉर्मेलिटी कर लें, अगर करवा लें तो फिर हम इसको टेकअप कर सकते हैं। मैंने कहा जी इस ज्वाइंट साइन करके ज्वाइंट एफर्ट कर सकते हैं? तो कहते ठीक है मैं बात करूंगा, पर इस बात को 4-5 साल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट के ऊपर मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट में मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, कोई मतलब कोई पॉइंट ही अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर डिस्कशन किया जा सके, कोई दिशा है ही नहीं कोई। डिलीवरी के ऊपर फिर है, कब प्रेग्नेंट होना है, लड़का चाहिए लड़की चाहिए, उसके लिए कब प्रेगनेंसी एक्वायर करनी है, कैसे करनी है, उसके लिए क्या तैयारी करनी है, इसके ऊपर फिर भी बहुत चर्चा है। पर प्रेगनेंसी हैंडलिंग के ऊपर कोई चर्चा है ही नहीं। एट द मोस्ट क्या है, आप उसका हाइट वेट का एस्टिमेट और हाइट की एस्टिमेट कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन से, और ज्यादातर अल्ट्रासाउंड की मशीन यूज होती है जेंडर पता करने के लिए।
जेंडर पता करके क्या करेंगे मुझे नहीं पता, क्या जरूरत है जेंडर पता करने की? अरे 9 महीने की तो बात है, वो बाहर आ ही जाएगा ना, तो पता लगेगा कि नहीं जेंडर। और अल्ट्रासाउंड के टेस्ट में जो रेज निकलती है वो नुकसान, तो कहते हैं ना मोबाइल की रेज निकलती है तो बहुत नुकसान करती है। आपने सुना ही होगा, ये बहुत बड़ा चर्चा का विषय है कि मोबाइल से जो रेज निकलती है वो बहुत डैमेज करती है बॉडी को, सेंसेस को। तो अल्ट्रासाउंड से भी तो रेज निकल रही है, तो वो क्या बच्चों को, जो अंदर फीटस है उसको नुकसान नहीं करेंगी? पर इस बारे में कोई चर्चा करना नहीं चाहता, पता नहीं क्यों। मोबाइल के बारे में इतनी चर्चा है पर अल्ट्रासाउंड के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। क्यों पता नहीं मेरे को। तो हमने ये जो फिर एक एंड करके एक संस्था है नेचुरोपैथी डेवलपर्स की, एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स, उस संस्था से हमने बात की, अंबाला में है ये। तो अब जाकर के पिछले 2 साल से उनसे बात चल रही है, 2 साल हो गए होंगे, 3 हो गए होंगे, पता नहीं मेरे को। तो अब जाकर के उन्हें लगा कि हाँ ये प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है और ये प्रोजेक्ट जो है होना चाहिए। डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी तो बात की बात है, पहले प्रेगनेंसी हैंडलिंग की बात तो करें। क्योंकि एंड वालों ने एक सिस्टम आया हेक्सा सीड एशोथेरेपी, एक सिस्टम आया 5 सीड नेचुरोपैथी। ये 2 सिस्टम आए हैं, 2-3-4 साल हो गए इस बात को। तो उसको उन लोगों ने टेस्ट किया कि हेक्सा सीड एशोथेरेपी कैसे हेल्पफुल है फीमेल की हेल्थ के लिए, और 5 सीड नेचुरोपैथी का डायग्नोस्टिक सिस्टम परफेक्ट हेल्थ रिकवरी के लिए। एक हेल्थ केयर हुआ और एक हेल्थ रिकवरी हुआ। तो हेल्थ केयर के लिए हेक्सा सीड एशोथेरेपी और डायग्नोस्टिक के लिए 5 सीड नेचुरोपैथी, ये 2 सिस्टम निकल कर आए जिनका के उन्होंने टेस्टिंग की अच्छे से 2-3-4 साल पब्लिक पर, इंटरेक्शन, बहुत लेक्चर हुए इसके ऊपर। फिर 3 मैप्स, हर बच्चा जो पैदा होता है वो 3 तरह के वो लेकर के पैदा होता है, वेल्थ, 3 तरह की वेल्थ लेकर के हर बच्चा पैदा होता है। तो 3 तरह की वेल्थ लेकर के पैदा होता है। जो वो वेल्थ कौन कौन सी है? सबसे पहले वो कहते हैं कि डिवाइन चाइल्ड का मतलब क्या है। हमने पहले ये समझने की कोशिश करनी है कि डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी की बात तो हम कर रहे थे, पर डिवाइन चाइल्ड को डिफाइन कैसे किया जाए। तो एक 3 शब्दों का एक स्टेटमेंट आता है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 का वो है, 3 शब्दों का स्टेटमेंट है पूरा ये अपने आप में। तो इसका जो डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी के रिस्पेक्ट में डिवाइन चाइल्ड किसको कहा गया? जो हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज हो। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, HHW। तो ये 3 चीजें कि बीज, सीड लेकर के पैदा होता है कोई भी बच्चा। जब भी बच्चा पैदा होगा तो वो ये 3 चीजें लेकर के पैदा होगा, और ये तीनों चीजें डिफाइन है 3 मैप से जो बच्चा लेकर के पैदा होता है। 3 तरह के मैप है जो इन तीनों को डिफाइन करता है, हेल्थ, वेल्थ एंड, क्या मैंने बोला? हेल्थ, वेल्थ एंड वाइज, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो HWW, सॉरी HWH बोला मैंने, शायद गलती कर दी, HWW, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो जो हेल्थ का जो पैरामीटर है, हेल्थ का जो मैप है, वो बना होता है आपके एशो मैप पर। उसको कहा गया है एशो मैप। एशो मैप का मतलब क्या हुआ?
ऐश्वर्य, ऐश टू ऐश, ऐश टू ऐश का मतलब हुआ AESH, यानी पूरा जीवन ऐश्वर्य से भरा होना चाहिए, ऐश्वर्य से भरा होना चाहिए पूरा जीवन। और फाइनली राख तो बनना ही है, ऐश तो बनना ही है। तो जीवन पर्यंत मैं ऐश्वर्य में रहूं, यह लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा जो बच्चा हो रहा है, मेरे पास जो नई जनरेशन आने वाली है, नया बच्चा आने वाला है, उसका जीवन पूर्णतया ऐश्वर्य से पूर्ण होना चाहिए। तो ऐशो मैप डिफाइन करता है आपका हेल्थ। दूसरा है वेल्थ। जिस परिवार में वो जन्म ले रहा है उस परिवार का स्टेटस क्या है, उस वेल्थ में उसको हिस्सा मिल रहा है। माइंड इट, वो अगर बच्चा आ रहा है नया, तो वो एक तो अपनी किस्मत तो लेकर आ ही रहा है, पर जो वेल्थ उसको मिल रही है, वेल्थ का जो हिस्सा मिल रहा है, परिवार की जो वेल्थ है, उसमें से उसका जो भी पोर्शन है वो उसका है, वो लेकर आया है। उसको कहा गया है डेस्टिनी मैप। पहला ऐशो मैप हेल्थ के लिए और डेस्टिनी मैप वेल्थ के लिए। डेस्टिनी मैप जो आपके हाथ पे लिखा होता है। और तीसरा है वाइज, यानी वो वेल्थ को और हेल्थ को वाइजली मेंटेन कर सके, सो दैट उसका ऐश्वर्य गिरे नहीं, मेंटेन रहे और इंप्रूव हो, बेटर हो पहले से। तो वो लिखा होता है लाइफ मैप पर। 3 तरह के मैप। ऐशो मैप डिफाइंस हेल्थ, डेस्टिनी मैप डिफाइंस वेल्थ एंड लाइफ मैप डिफाइंस वाइजनेस। मेंटल वेल्थ इसको कहा गया है। पहले वाले को क्या कहा गया है? हेल्थ को। दूसरा फिजिकल वेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। मेंटल वेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल वेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल वेल्थ, मेंटल हेल्थ। इन सबको गवर्न करता है स्पिरिचुअल हेल्थ। अब ना स्पिरिचुअल वर्ड में 2 तरह के स्पिरिचुअल वर्ड 2 तरीके से लिखा जाता है। यह अंग्रेजी की बड़ी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता है। पीस, आई वॉन्ट पीस। अब पीस में मैं शांति चाह रहा हूं या मैं तुम्हारी जमीन का टुकड़ा चाह रहा हूं, यह समझ में आता नहीं है। ऐसे ही स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल 2 शब्द हैं। SPRITUAL, SPIRITUAL। तो स्पिरिचुअल SPI स्पिरिट से बना है, जबकि स्पिरिचुअल जो है वो है नॉलेज ट्रांसफर। माइंड इट, नॉलेज ट्रांसफर आई एम टॉकिंग, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन प्रेगनेंसी हैंडलिंग। तो प्रेगनेंसी हैंडलिंग में 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 3 चीजें क्या? लड़की की मेंटल वेल्थ, फिजिकल वेल्थ, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल वेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल मीन्स SPRI। मेल की SPRI स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल वेल्थ। मेल की, हस्बैंड की स्पिरिचुअल वेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It plays a very very important role in the pregnancy handling. It's very very important. Physical, spiritual wealth of male husband is very very important. तो ऑफ कोर्स फिजिकल हेल्थ मेल की तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर वो बीमार है और कुछ बोलेगा, केटी इज
ट्रांसफरिंग दी नॉलेज। तो स्पिरिचुअल वेल्थ अगर मेल की अच्छी होगी, हस्बैंड की अच्छी होगी, तो वो अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ को नॉलेज ट्रांसफर बच्चे में अच्छी कर पाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फीमेल की अगर स्पिरिचुअल वेल्थ अच्छी होगी तो वो फिल्टर करके बच्चे के पास पहुंचाएगी मेल की वेल्थ को एनहांस करके। उसमें से जो चीज नहीं चाहिए बच्चे को वो नहीं देगी, और जो चाहिए उसको एनहांस करके इंश्योर करेगी कि वो उसको चली जाए। माइंड इट, हस्बैंड वाइफ का रोल मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया राम जी को। क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने इंश्योर किया कि उनके बच्चों को स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़िया मिले, बेस्ट मिले, और वो सिर्फ वाल्मीकि के आश्रम में मिल सकती थी। उस समय के आधार पर, उस समय के अनुसार जो भी वातावरण था, जो भी माहौल था, उसके आधार पर राम जी ने डिफाइन किया, डिसाइड किया कि सीता जी को, अपनी पत्नी को आश्रम भेज दिया कि बच्चों को स्पिरिचुअल वेल्थ ठीक मिल जाए, अच्छी मिल जाए, बेस्ट मिल जाए। ये बहुत ही पिता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, क्योंकि स्पिरिचुअल वेल्थ जो बच्चे की डेवलप वॉम्ब में हो सकती है वो कहीं नहीं हो सकती। बाद में उसको कंफ्यूजन कर सकते हो तुम, पर जो सिखा दिया वॉम्ब में सीख लिया उसने, वो सीख लिया। इसलिए स्पिरिचुअल वेल्थ दोनों की, मां की और बाप की, जो वुड बी पेरेंट्स, बहुत अच्छी होनी जरूरी है। कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहना चाहिए, तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहने का तब फायदा है जब उनका जो स्पिरिचुअल वेल्थ है वो रेलेवेंट हो, ऑब्सोलिटेड ना हो। आज की तारीख में ऑब्सोलिटेड है, ध्यान रखें इस बात का। तो ये आपको समझना ही होगा कि हैंडलिंग, प्रेगनेंसी हैंडलिंग इज very very important, very very important for any couple if they want their child to be congenial child, well wisher to the society। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सोसाइटी के फायदे के लिए कुछ काम करे, तो आपको प्रेगनेंसी पीरियड हैंडलिंग करनी ही पड़ेगी। कॉन्जेनियल जनरेशन के ऊपर अडॉप्ट करना ही पड़ेगा आपको। कॉन्जेनियल जनरेशन प्रोसीजर्स आपको अडॉप्ट करने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वेल विशर टू दी सोसाइटी हो। बहुत जरूरी है ये, बहुत बहुत जरूरी है, आवश्यक, मैंडेटरी होना चाहिए। हर गवर्नमेंट को, हर सरकार को अपने अपने देश में ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि आने वाली जनरेशन कॉन्जेनियल जनरेशन ही होनी चाहिए, और उसके लिए कॉन्जेनियल जनरेशन प्रोसीजर्स कपल्स को अडॉप्ट करने ही होंगे। और उसके लिए जो प्रोसीजर्स हैं वो वेल डिफाइंड हैं। एंड के जो करने वाले, एंड में जो काम करने वाले हैं, उन्होंने इनको रिफाइन किया है, डिफाइन किया है, समझ करके, हर चीज को हर एंगल से समझ करके। तो एक तो मैंने बताया कि बच्चे को हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, और वाइज होने के लिए केटी चाहिए, नॉलेज ट्रांसफर। तो नॉलेज ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और कौन मां नहीं चाहती कि उसका बच्चा हेल्दी हो? कौन ऐसा कपल होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा सेहतमंद हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कंफ्यूज हो? कौन नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कंफ्यूज ना हो? उसको कंफ्यूज हो ही ना, किसी भी कंडीशन में इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो तभी हो पाएगी जब उसकी
मेंटल हेल्थ, मेंटल वेल्थ दोनों की दो परफेक्ट होंगी। परफेक्शन इज पॉसिबल। वो कहते हैं देयर इज नथिंग परफेक्ट, बट आई से इफ यू हैंडल प्रेगनेंसी पीरियड करेक्टली, राइटली, वेल डिफाइंड सिस्टम, तो परफेक्शन इज पॉसिबल, 100% पॉसिबल, गारंटीड पॉसिबल। आपको चंद्रमा की और सूर्य की ऊर्जाओं का उपयोग करना सीखना ही होगा। जैसे मैंने बताया, शुरू किया था कि जो सूर्य अब चेंज हो रहा है, अपनी डायरेक्शन, दिशा बदल रहा है, दक्षिणायन से उत्तरायण जा रहा है, और इसकी इंपॉर्टेंस महाभारत में कितनी क्लियरली बताई है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो इसलिए ऑल्दो वो इतने कष्ट में थे, इतने तीर लगे हुए थे उनके शरीर में, वो जब चाहते प्राण छोड़ सकते थे इंस्टेंटली, पर उन्होंने नहीं छोड़े। दक्षिणायन में प्राण नहीं छोड़े, उत्तरायण में छोड़ेंगे। क्यों? कि उस समय की जो ऊर्जा है, जब वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ मूव करता है, तो उस समय की जो ऊर्जा रिलीज होती है सन से, सूर्य जो है ऊर्जा छोड़ता है, उस ऊर्जा का उपयोग जन्मों जन्मों में नहीं कर सकते आप। आपको पता ही नहीं लगेगा कि उस समय में ऊर्जा छूट रही है कुछ, और उसका उपयोग कैसे करना है। तो वो उपयोग प्रेगनेंसी पीरियड में बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। आप अगर 9 महीने की प्रेगनेंसी बताई गई है, 9 महीने की क्यों? 9 महीने की इसलिए कि 9 महीने में एटलीस्ट एक बार जरूर सूर्य उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की दिशा जरूर बदलेगा, एक बार पक्का बदलेगा। तो दोनों साइड पर वो ऊर्जा छोड़ता है। जब उत्तरायण से दक्षिणायन की तरफ हो तो उत्तर में होता ही है, तो वो परफेक्ट ऊर्जा छोड़ता है। जब दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहा है तो वो बिल्कुल परफेक्ट ऊर्जा छोड़ता है। सोचो उत्तर में क्या है, उत्तर में ऐसा क्या है? उत्तर में हनुमान जी का वास है। पता है आपको? उत्तर में हनुमान जी का वास है। आज मैं ये पेपर लेकर के शुरू किया था मैंने। ये है कुच्छल कपीश पूजा प्रोसीजर। कुच्छल कपीश यानी हनुमान जी की ऊर्जा का उपयोग आप कर सकते हो छल को कुचलने में, अपने अंदर के छल को और आपके प्रति जो छल करना चाहे उसको कुचलने में। आप अपने अंदर राम जी को, आप समझो हनुमान जी ने क्या एक प्रोसेस दिखाई थी। एक ना इसमें आप देखेंगे तो एक गदा बनी हुई है नीचे, ये दिख रही है आपको? ये गदा है। इसमें जो व्हाइट व्हाइट लिखा है ना, ये है ऐशो की। ऐशो की, ये ऐशो की क्या है? ये ऐशो की है वो दरवाजा खोलती है ये, जिससे आपके अंदर के बैठे हुए राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो आपको दिखाई दे। आपको याद है हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़ करके और वो दिखाए थे, राम जी और सीता जी के दर्शन करवाए थे। अगर आपको ध्यान हो, उस चित्र को आप सामने समझें, देखें, तो हनुमान जी ऐसे अपनी छाती को खोलते हैं। वो छाती को ऐसे खोल रहे हैं, मतलब चाबी ऐशो की का उपयोग करके उन्होंने दरवाजा खोला, मन का दरवाजा खोला, और मन में उनके राम और सीता जी की छवि दिखाई गई है। मर्यादा पुरुषोत्तम। कौन नहीं चाहता कि मैं राम जी और सीता जी जैसा कपल बनूं, पर पता ही नहीं है करना क्या उसके लिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे राम और सीता जैसे कपल बने, तो आपको प्रेगनेंसी हैंडलिंग से ही वो सिस्टम शुरू करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। और आपको पता है कि त्रेता युग में थे वो, राम और सीता त्रेता युग में आए थे। त्रेता यानी 3, मतलब कमाल देखो आप, त्रेता यानी 3, ब्रह्मा विष्णु महेश, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका कहना माने, पर अगर हम गलत कह रहे हैं, पेरेंट्स अगर कोई चीज गलत कह रहे हैं तो वो उसको ठीक भी करें, तो आपको प्रेगनेंसी पीरियड हैंडलिंग करनी ही पड़ेगी। जैसे आजकल क्या होता है कि आपने किसी बच्चे को कुछ कहा कि यार ये ऐसे कर ले, तो बच्चा कहता है नहीं पहले मैं गूगल से वेरीफाई करूंगा। वो गूगल से वेरीफाई करता है और फिर समझता है उसको, फिर डिस्कस करता है दोस्तों के साथ, और फिर शायद उसको फॉलो करता है अगर उसको ठीक लगता है तो। ये सिस्टम क्यों चला? इसीलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे राम और सीता की तरह से हो। अगर वो राम और सीता की तरह से आप चाहते हो तो आपको पहले दशरथ बनना पड़ेगा। पुरुष को। फिर ये एग्जाम्पल मैंने दिया आपको मर्यादा पुरुषोत्तम का, मतलब बच्चों को केटी नॉलेज ट्रांसफर जो हो रही है वो आश्रम में जाकर हुई बेस्ट, उस समय के माहौल के हिसाब से। और आज के माहौल के हिसाब से आश्रम में आपको वो नहीं मिलेगी, वो आपको अपने घर में ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए, तो हर युग के रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। मैं आपको उन 4 युग बताए गए हैं, चारों युग के 4 युगल कौन हुए हैं उनके रेफरेंस बता रहा हूं मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये 4 युगल दिखा रहे हैं आपको। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सतयुग के हैं, शिव पार्वती, शंकर पार्वती, और उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग के हैं राम और सीता। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में कृष्ण रुक्मणी। और फिर आता है कलयुग। कलयुग में कृष्णांश और संतुष्टि देवी। आपने संतोषी माता का नाम सुना होगा। तो अब वो कलयुग में संतुष्टि देवी, काली जो थी महाकाली, अब वो संतुष्टि देवी करके बैठ गई हैं, बनकर बैठ गई हैं कृष्णांश के साथ। कुछ ना कर गुरु की वो कृष्णांश का एक रूप है, कुछ ना कर गुरु। तो ये 4, वो जो 4 युग के 4 युगल दिखाए गए हैं। अगर आप शंकर पार्वती की बात करें तो आपके बच्चे गणेश और कार्तिकेय होंगे। और सर्वप्रथम पूजा किसकी होती है? गणेश की। गणेश, श्री गणेश किया जाता है हर चीज का, यानी विष्णु और गणेश की पूजा। आप आज से विष्णु और गणेश की पूजा एक साथ करनी होगी आपको। शुरुआत करने के लिए कृष्णांश की पूजा करनी होगी। कृष्णांश यानी गणेश, कुच्छल गणेश और विष्णु का एक युगल रूप, वो कहते हैं ना मर्ज हो गए। गणेश में विष्णु मर्ज हो गए तो कुच्छल गनु कहला रहे हैं वो। श्री गणेश करते हैं हर काम का। तो अब आपको कृष्णांश की पूजा करनी चाहिए। बांसुरी नाथ के नाम से उनकी पूजा आती है, अगर आप करना चाहें तो। पहली पूजा, प्रथम। दूसरा है कुच्छल कपीश की पूजा।
अगर आप ऐशो की प्राप्त करना चाहते हैं, ऐशो की यानी अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता का कपल के रूप में अपने बच्चों को देखना चाहते हैं, तो कुच्छल कपीश की पूजा करनी होगी आपको। तो अब संतान प्राप्ति के लिए आप हनुमान जी कुच्छल कपीश की पूजा करेंगे तो आपको लाभ, संतान जो मिलेगी वो मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता जी की क्वालिटीज लेकर के पैदा होगी। कुच्छल कपीश की पूजा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए करनी होगी, आपके पास कोई हल नहीं है। यह सिस्टम वेल डिफाइंड है, वेल टेस्टेड है और उपयोगी है और फायदा होगा ही होगा। यह शुरू है, यह गीता महोत्सव 2024, गीता महोत्सव 2024 कुरुक्षेत्र से यह सारा सिस्टम देना शुरू किया गया है। उसी दौरान कुरुक्षेत्र में ही एंड के साथ यह डील फाइनल हुई है। कौंजल जनरेशन को तैयार करने का कार्यक्रम कुरुक्षेत्र से महाभारत के बाद अब पहली बार वो काम शुरू हो रहे हैं। 2024 दिसंबर से डिक्लेयर अब हो रहा है, 10 दिन का यज्ञ चल रहा है, अभी काल यज्ञ चल रहा है। आजकल शुरू हुआ था, अभी मेरे ख्याल से 15 तारीख से हुआ था, शायद 15 तारीख से, गीता महोत्सव 15 को खत्म हुआ था, 15 तारीख से शुरू हुआ था। 11 दिन का यज्ञ है ये, 25 को खत्म होगा, 25 दिसंबर काल यज्ञ। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 11 दिन का है। तो ये काल यज्ञ इसीलिए इसमें चल रहा है कि इस समय में प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए वो एनर्जीज रिलीज हो रही है, युगलता की एनर्जीज रिलीज हो रही है, जो आपके बच्चों में मर्यादा पुरुषोत्तम और सीता जी के गुण विकसित कर सकता है। प्रोसीजर अडॉप्ट करने पड़ेंगे आपको और कंसीवमेंट से ही करने पड़ते हैं वैसे तो, पर फिर भी अगर अब भी कर लोगे तो आपको लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक काल जरूर आता है ऐसा, उसके लिए तैयारी पहले से करनी होती है। तो वो तैयारी अगर कर लोगे आप तो बहुत बहुत सुखी रहोगे। सूर्य की एनर्जी, चंद्रमा की एनर्जी इन दिनों में परफेक्ट होती है, बहुत ही बड़ी सर्वोत्तम होती है उपयोग करने के लिए प्रेगनेंसी के समय में। और वो है कुच्छल कपीश ऊर्जा। कपीश ऊर्जा नाम दिया गया है उसका, जो सूर्य रिलीज करता है इस समय में। और ये रिलीज होती है चंद्रमा के लिए, प्लैनेट्स के लिए और सोलर सिस्टम में जो भी एंटिटी है उनके लिए रिलीज होती है। ये शुक्र की एक फॉर्म है। जैसे ब्लू ब्रीजो रिलीज होती है, जैसे पीताम्बरो होती है, ऐसे ही इस समय में कपीश ऊर्जा रिलीज होती है। तो इसका उपयोग प्रेगनेंसी में करना चाहे तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। आपके प्रेग्नेंट बच्चों, प्रेगनेंसी के अंदर जो भी फीटस है, जो भी बच्चा है उसको, और अपने आप वो सिलेक्ट कर लेता है। आपको सिर्फ एनर्जी लेनी है, वो एनर्जी उसके काम आएगी ही आएगी। जेंडर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। मैं अब आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्जनियल जनरेशन में 3 वो बता दिए मैंने होने चाहिए। तो पुरुष का रोल स्त्री के रोल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है प्रेगनेंसी में पुरुष का रोल फीमेल के रोल से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि महिला जो है, जो स्त्री है, जो महिला है, जो प्रेग्नेंट हुई है, उसके अंदर एक बच्चा है तो उसको पता है कि उसके अंदर बच्चा है, पर पुरुष को अंदाजा ही नहीं है कि करना क्या है। अब पुरुष को 2 लोगों को हैंडल करना है, 2 इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है वो।
अगर पुरुष को पता ही नहीं है कि उसके वो दो लोगों के साथ बात कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, तो वो पता नहीं क्या क्या इंफॉर्मेशन दे देगा। यहां पर मैं अभिमन्यु का एग्जांपल लेना चाहूंगा कि जब अर्जुन उसको बता रहे थे, सुभद्रा को सुना रहे थे, तो वो एक्चुअली सुभद्रा को नहीं सुना रहे थे, वो ज्ञान दे रहे थे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाने का। क्योंकि उनको पता था युद्ध होगा। तो सोचो, युद्ध के एनवायरनमेंट में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वो बच्चे बेचारे क्या सीखेंगे? और युद्ध का वातावरण होगा और बच्चे के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा? मतलब कमाल है। और युद्ध का एनवायरनमेंट होगा तो मां के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? तो पुरुष की जिम्मेदारी है कि उस तरह के वातावरण से दोनों को दूर रखे। राम जी ने यही किया था। उनको पता था कि अभी जो है वो अश्वमेध यज्ञ तो कुछ तो किया था उन्होंने, तो उस यज्ञ में युद्ध के अलावा कोई बातें नहीं होंगी, तो बच्चों को ऐसे वातावरण में नहीं रखना है। और आप देख लो लव और कुश की क्वालिटी क्या थी। तो क्या आप अपने बच्चे लव कुश जैसे नहीं चाहते? क्या आप अपनी लड़कियों को संतुष्टि देवी, संतोषी माता की तरह से नहीं चाहती कि संतुष्ट रहे, वो संतोष प्राप्त करे, संतोष बांटे? हर शुक्रवार को संतोषी माता की कथा हुआ करती थी, सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी, बंद हो गई। पता नहीं क्यों बंद कर दी। शायद इसलिए क्योंकि अब वो बांसुरी नाद की पूजा होनी चाहिए, बांसुरी नाद का प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आप अपनी कन्या को, अपनी होने वाली जो औलाद है, अगर वो बेटी है, तो उसको आप काली के रूप में देखना चाहते हैं, संतोषी माता के रूप में देखना चाहते हैं, काली का संतोषी माता रूप, जो संतोष बांट रही है। मतलब संतोष बांट रही है का मतलब, संतोष का मतलब संतुष्ट, सेटिस्फेक्शन, कल्याण, कल्याण हो, कल्याण बांट रही है वो। तो आपकी कन्या अगर है तो वो कल्याण बांटे, और अगर पुत्र है तो वो लव कुश जैसा हो। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये सिस्टम अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। और वो जो आश्रम है वो आपको अपने घर में ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर तो युद्ध का वातावरण है। आज भी आप देखें तो हर जगह सारे न्यूज चैनल युद्ध के अलावा और कोई बात करते हैं क्या आज की तारीख में? सोचो आपके बच्चों पर क्या इफेक्ट हो रहा होगा। तो अपने घर में ही आपको, आप ये मानकर चलो कि आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को, युद्ध या लव कुश बनना, कि कैसा भी युद्ध हो रहा हो उनको फर्क ना पड़े, उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। एकमात्र वो रास्ता है कि आपको इंश्योर करना है कि युद्ध हो भी तो आपके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। उनको इतना ट्रेन कर दो, उनको इतनी नॉलेज ट्रांसफर कर दो, युद्ध करने के लिए नहीं, अपने आप को इतना स्ट्रांग, कर्ण की शील्ड और कर्ण का कवच, कर्ण के कवच कुंडल वो अपने अंदर विकसित कर ले। कौंजलनीला शील्ड कहा गया है उसको। तो कौंजलनीला शील्ड आपको प्रेगनेंसी पीरियड में ही उसको तैयार करवाना शुरू करना ही होगा, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी युद्ध हो और आपके बच्चों को नुकसान ना पहुंचे। यह कौंजलनीला शील्ड वही है जो लव कुश के चारों तरफ दिखाई जाती है जब उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। आपने ध्यान से देखा होगा, आप रामायण को देखो दोबारा से अगर नहीं देखा। लव कुश का युद्ध वाला पीरियड, कि कोई भी अस्त्र चलाते थे तो उनको नुकसान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनको कौंजलनीला शील्ड बिल्ट हो गई थी। एक शील्ड है जो कर्ण के पास थी, कवच और कुंडल। एक शील्ड मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है कौंजलनीला शील्ड। तो दोनों में से जो आप बिल्ड करना चाहो,
तो कर्ण के समय में प्रॉब्लम क्या हुई, कर्ण कवच और कुंडल लेकर के तो पैदा हो गए पर अपने आप को बचा नहीं पाए। कारण कि उनकी जो अपब्रिंगिंग थी वो पेरेंट्स ने नहीं करी। उसकी अपब्रिंगिंग कहां हुई पता ही नहीं है। उनका पालना पोसना पेरेंट्स ने नहीं किया। तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी ही होगी अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे विदुर जैसे विद्वान हो। हनुमान जी जैसे बलवान हो और उनका बचपन लव कुश जैसा हो। कोई भी उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करे नोइंगली और अननोइंगली, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि उनकी कॉन्जेनियल शील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई। तो आप जब गर्भ में उनके बच्चों का ये तीनों प्रोसीजर करेंगे तो उनकी कवच और कुंडल डेवलप हो जाएंगे अंदर ही, और बाहर जब उनको ये प्रोसीजर वो करने लगेंगे तो उनके कवच और कुंडल कॉन्जेनियल शील्ड में बदल जाएंगे। भाई यही फर्क है, मात्र इतना ही फर्क है कि कर्ण जो है अपने कवच और कुंडल को कॉन्जेनियल शील्ड में बदल नहीं पाया, अपग्रेड नहीं कर पाया, कन्वर्ट नहीं कर पाया, रिसाइकिल नहीं कर पाया। आप अपने बच्चों को उस कर्ण जो कवच और कुंडल आप उनके अंदर विकसित कर रहे हैं प्रेगनेंसी पीरियड में, उनको कॉन्जेनियल शील्ड में बदलने के लिए ट्रेनिंग दे जो बाल्यकाल में ही संभव है। 7 फेज बताए गए हैं, 7 फेजेस ऑफ लाइफ। पता नहीं आपने वो देखा है कि नहीं देखा, चिन्ह एक प्रोजेक्ट लोटस भी चल रहा है। प्रोजेक्ट लोटस क्या है, 7 पंख दिखाए गए हैं, उसमें 8वां दिखाई नहीं देता क्योंकि उसमें हाथ आ जाता है। तो 7 फेजेस ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है लोटस। आप देखेंगे कृष्णांश के चिन्ह, कृष्णांश चिन्ह के नाम से कोई पोस्ट होगी इसमें आपके गीता महोत्सव के हैशटैग में मिल जाएंगी। कृष्णांश चिन्ह सिंबल्स, कृष्णांश के 4 या 5 या 6 चिन्ह है, उसमें एक लोटस है। पहले ब्रह्मा जी थे, लोटस कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे जब शुरुआत हुई थी सृष्टि की। अब जो है सृष्टि बाल्यकाल में आ गई है। अभी तक जो है कंसीवमेंट के झगड़े चल रहे थे, गर्भकाल चल रहा था, अब सृष्टि बाल्यकाल में आ गई है। बाल्यकाल का मतलब अब जो है वो जो कर्ण के कवच और कुंडल थे अब उनको कॉन्जेनियल शील्ड में बदलने का समय आ गया है। तो इसीलिए कुरुक्षेत्र से उन चिन्हों को दिया गया, बाजार में बताया गया। कृष्णांश चिन्ह बाजार में मार्केट में दिए गए कुरुक्षेत्र से 11 तारीख को दे दिए गए थे, पर वो ड्रॉ करके पिक्चर के रूप में शायद 15 या 16 तारीख को आए होंगे, मुझे नहीं पता, याद नहीं है। काल यज्ञ शुरू हुआ है तो तभी आए होंगे, नेचुरल सी बात है। काल यज्ञ होना था शुरू, ये तो पता ही था, 15 से शुरू होना था। तो जो कृष्ण की 16 कलाएं हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब है युगल, और कृष्ण की 16 कलाएं मतलब लव और कुश बनना। तो ये सब संभव अब हो गया है और आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रोसीजर्स, राइट प्रोसीजर, करेक्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करने होंगे। आप एशो मैप से पता कर सकते हो कि उसकी हेल्थ को कैसे चलाना है। ये लड़की है तो उसको, और वो पर आपको प्रेगनेंसी पीरियड में क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट जो है वो क्या होनी चाहिए। एक तो स्त्री, महिला जो है उसका आपको एशो मैप, लाइफ मैप और डेस्टिनी मैप तीनों पता होने चाहिए।
और जो बच्चा है अंदर पेट में, जो बच्चा है फीटस, उसका आपको लाइफ मैप पता होना बहुत जरूरी है। बाकी 2 मैप पता लगेंगे जेंडर के उस पर। तो जब डिलीवरी हो जाएगी तो जो भी जेंडर होगा उसके हिसाब से बाकी 2 मैप का पता करना पड़ेगा आपको, पर वो बाद में भी हो सकता है। अभी आपको फिलहाल आपको ये करना पड़ेगा, लाइफ मैप का पता होना चाहिए बच्चे का, और तीनों मैप का पता होना चाहिए कन्या का, और मेल का स्पिरिचुअल वेल्थ, एंड ऑफ कोर्स लाइफ मैप पुरुष का भी पता हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाइफ मैप रिप्रेजेंट करता है आपकी वीकनेसेस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटीज को लाइफ मैप रिफ्लेक्ट करता है। उन्हीं का उपयोग करके आप आगे वाली जनरेशन को सिखा सकते हो कि ये वीकनेसेस मेरे बच्चे में ना हो और ये स्ट्रेंथ मेरे बच्चे में जरूर हो, और ये कैपेबिलिटीज के साथ पैदा होना चाहिए। तो वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अपना पता होगा। तो ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें ना ये जो आपको कुच्छल कपीश प्रोसीजर और बांसुरी नाद 2 प्रोसीजर बताए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। और माइंडेड कपीश ऊर्जा का उपयोग करना है तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बहुत ही जरूरी है। और बांसुरी नाद तो आपको रोज का हिसाब वो आपको देखना पड़ेगा। कस्टमाइज्ड है ये सारे के सारे, कि आपको कितनी बार करना है, किस समय में करना है, कौन सा कब करना है, कितनी देर का करना है, वो सारे सिस्टम आपके लाइफ मैप के ऊपर डिपेंड करते हैं। आपका लाइफ मैप रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो उनको टेक केयर करने के लिए आपको ये बांसुरी नाद करना पड़ेगा। तो आज का दिन जो था, मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट था। आज का दिन 18 तारीख हो चुकी है, और अब क्योंकि ये शुरू होने वाला है, आज शाम से सूर्य की प्रक्रिया, जो दिशा बदलने का जो प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी आज शाम से। तो आप देख लो आप क्या करना चाहते हो, कैसे चाहते हो, ये आप देखो। और आज के लिए इतना ही। 5 सीड नेचुरोपैथी, हेक्सा सीड एशोथेरेपी, एंड A&D एसोसिएशन ऑफ नेचुरोपैथ डेवलपर्स, एंड और अश्विनी सिस्टम्स, ये सब कुछ उपलब्ध है और काफी टाइम से उपलब्ध है, बहुत समय से। शंख टेक्नोलॉजी एप्स बनी हुई है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, प्रोजेक्ट अनमोल, प्रोजेक्ट लोटस, डिवाइन चाइल्ड डिलीवरी, भोगवान कन्या, ऐशो पुरुष, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि आपको इस दिशा में तैयार करते हैं कि आप नेक्स्ट जनरेशन डिजीज फ्री, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज के फार्मूले को अडॉप्ट कर लें, HWW। और कपीश ऊर्जा का उपयोग, कपीश ऊर्जा का उपयोग प्रेगनेंसी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ही बार मिलता है। बहुत ही कम किस्मत वाले होंगे जिनको दोनों मिलेंगे। नहीं, दोनों मिलेंगे, हाँ मिल सकते हैं। अगर मान लो आप अक्टूबर में कंसीव किए हो तो आपको दोनों मिल जाएंगे, सितंबर में कंसीव किए हो तो आपको दोनों मिल जाएंगे। अगर आपकी डिलीवरी सितंबर में हुई है तो आपको दोनों मिलेंगे। नहीं, हाँ दोनों मिलेंगे ना। अगर आप सितंबर में कंसीव किए हो तो आपको दोनों मिलेंगे, और डिलीवर हुए हो तो इसका मतलब आपको दोनों मिले होंगे।
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पर दिसंबर 15 दिसंबर से पहले पहले। ये दोनों मिलते हैं क्या? अरे दोनों प्रोसीजर मिल जाएंगे भाई, चाहे कभी भी आप डिलीवर हो। पता नहीं मुझे, वो आप हिसाब लगा लेना। मुझे यार इतना गणित मेरे को आता नहीं है। 9 महीने की डिलीवरी होती है, तो आप हिसाब लगा लो। दोनों मिल सकते हैं। कपीश ऊर्जा का उपयोग करना सीख लो। बस मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप कपीश ऊर्जा का उपयोग करना सीख लें। उसके प्रोसीजर्स अवेलेबल है और आप उनका उपयोग करना सीख लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, आपके बच्चों को, होने वाले बच्चों को, जनरेशन को। तो आज के लिए इतना ही। आज का मैं वो एक पोयम, इसमें एक छोटी सी पोयम है, वो आपको सुनाऊंगा। इसमें ना निष्ठा चक्र दिखा रखा है बीच में, ये अगर आप ध्यान से देखें गोल गोल निष्ठा चक्र है। इसमें 7 फेजेस ऑफ लाइफ दिखाए गए हैं। मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे लिखे हुए हैं। 7 फेजेस ऑफ लाइफ है। गर्भकाल, बाल्यकाल, संभाल काल, विवाह काल और ऐसे ऐसे करके है 7 फेजेस हैं। तो इसमें मणिदेव की एक है यहां पर, जिन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था एंड के अंदर। ये एंड की केयर टेकर है आज की तारीख में। इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हर कन्या एक मणि होनी चाहिए। मणि का मतलब जो स्वयं प्रकाशित हो, यानी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ जेलिसी ऑफ अदर्स। उसका कॉन्जनियल शील्ड इतनी स्ट्रांग है कि कोई अगर उससे जेलिसी भी करेगा तो उसके परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। मणि, कन्या मणि के रूप में होनी चाहिए। मणि जो है इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें से जो रेज निकलती है वो कुछ भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, अगर चाहे तो कस्टमाइज कर सकती है कन्या उसको। तो ये कहता है, पृथ्वी बन गई अब भामणी, हर कन्या बनने लगी अब मणि, भार्या बनने लगी सुगढ़ गृहिणी, महिला सशक्तिकरण का आधार मणि युक्त कन्या। यानी अपनी मणि को जागृत करो, कृष्णिका बनो। कन्या को कृष्णिका बनना ही होगा। कृष्णिका मणि का नाम है। जिस कन्या में मणि जागृत हो जाएगी तो वो कृष्णिका हो गई। कृष्णिका यानी कृष्ण। मणि जो है वो कृष्ण नाम की मणि है। एक आपने नाम सुना होगा, कौस्तभ मणि हुआ करती थी एक मणि, कृष्ण के पास थी। वो थी किसी और के पास, पर वो उसको सत्यभामा ने शायद दी थी, मुझे याद नहीं है। पर कृष्ण के पास एक मणि थी। वो मणि आप कन्या के अंदर जागृत, अब वो कृष्ण मणि कहलाती है, ये मान लो आप। तो कृष्ण के अंश को आप अपने अंदर जागृत कर लो तो कृष्णंश, पुरुष है लड़का होगा तो कृष्णंश बन जाएगा, और लड़की होगी तो कृष्णिका बन जाएगी। और दोनों में मणि जागृत होगी, और उसको मेंटेन करने के लिए हवा में उपलब्ध कृष्णांश ऊर्जा है, उससे आप उसकी चमक को मेंटेन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली बार किसी और नए टॉपिक पर, जब कालयज्ञ पूर्ण होगा, पूर्णाहुति के बाद। प्रणाम। जय कृष्णांश, जय जय कृष्णांश।